चैप्टर 51। जब हैरल्ड ने क्रिस्टल को कुर्सी पर बैठाया तो उसने कहा, मुझे लगता है लूक पहले से ही बहुत पतला है, उसे और वेट लूज करने की ज़रूरत नहीं है। हैरल्ड ने हल्की आवाज़ में मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे भी ऐसा ही लगता है। शायद वो खुद के लिए हाई स्टैंडर्ड्स रखता है। क्रिस्टल ने मन ही मन सोचा, तो इतने बड़े लेवल के लोग भी खुद को लेकर इतने स्ट्रिक्ट होते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं जानती। हैरल्ड ने टेबल पर रखे डिशेस को देखा। सब कुछ सिंपल घर के बने खाने जैसा था, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। रेस्टोरेंट वाले खाने जितना फैंसी नहीं था, लेकिन स्वाद में उससे कहीं ज़्यादा अच्छा और एक अलग सा घर जैसा फील दे रहा था। उसने बीफ का एक टुकड़ा उठाया, सरप्राइजिंगली बहुत टेस्टी था। जैसे ही उसने नज़र उठाई, देखा क्रिस्टल उसे देख रही थी और स्पून को हल्के से काट रही थी। भौहें उठाते हुए उसने पूछा, क्या हुआ? क्रिस्टल ने इशारा करते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि आप मेरे हाथ का खाना खा सकते हैं या नहीं। आखिर आपके रेस्टोरेंट में तो एक क्रैब की कीमत $200 होती है। हैरल्ड थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, क्या मैं रोज़ क्रैब खाता हूँ? क्रिस्टल को तभी समझ आया, ओह सही बात है। क्रिस्टल ने अपनी पूरी कोशिश करके खाना फिनिश किया और पेट भर लिया। हैरल्ड के पास अभी भी कुछ काम था। उसने क्रिस्टल का थोड़ा उभरा हुआ पेट देखा और कहा, थोड़ा टहल आओ बाहर। क्रिस्टल को उसके टोन में कुछ अजीब लगा, जैसे कोई कहता है, डॉग को वॉक पर ले जाओ, लेकिन यहाँ वो खुद को ही भेज रहा था। हैरल्ड ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ज्यादा दूर मत जाना, नहीं तो फिर तुम रास्ता भटक जाओगी और मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा तुम्हें ढूंढने के लिए। फिर तुम फ्लावर लैंड की न्यूज़ बन जाओगी। क्रिस्टल ने सफाई दी, एवंस फैमिली में जो हुआ था वो बस एक एक्सीडेंट था। हैरल्ड ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अगली बार तुम्हारे लिए एक ट्रैकिंग चिप लगवा देता हूँ, वरना तुम तो हर बार खो जाती हो। क्रिस्टल ने मुंह बिचकाया और गुस्से में दरवाजे से बाहर भाग गई। हैरल्ड ने हंसते हुए उसे जाते देखा और फिर स्टडी रूम की तरफ चला गया, जहां जाते जाते उसका चेहरा एकदम सीरियस हो गया। 10 दिन पहले वो सिटी एंड में बिजनेस ट्रिप पर था। एक पार्टी से लौटते हुए रास्ते में जबरदस्त तूफान आया और उसी रात बिल्कुल सही टाइम पर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी रेलिंग तोड़कर खाई में गिर गई, लेकिन हैरल्ड को पहले से ही पता था कि सिटी एंड में उसके लिए एक ट्रैप बिछाया गया है। इसलिए उसने पहले ही प्लान कर लिया था, एक बैडली इंजर्ड फेक बॉडी कार में रखवाई थी ताकि देख सके कि इस सब के पीछे कौन है। अब उसे स्ट्रॉन्गेस्ट शक मार्क वाइट पर था, लेकिन हैरल्ड नहीं मानता था कि मार्क अकेले इतनी बड़ी चाल चल सकता है। जरूर कोई और, उससे भी ज्यादा डेंजरस इंसान पीछे कहीं छुपा हुआ है। उधर क्रिस्टल ज्यादा दूर नहीं गई थी, वो बस विला के चारों ओर थोड़ी देर टहल रही थी। वापस लौटने ही वाली थी कि उसका फोन बजा। नंबर अननोन था, कभी देखा नहीं था। थोड़ी हेजिटेशन के बाद उसने कॉल उठा लिया। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से तेज आवाज आई, क्रिस्टल, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? मैंने पहले भी कॉल किया था, लेकिन तुमने उठाया नहीं। किसी और का नंबर देखकर ही उठाया ना? क्रिस्टल को आवाज सुनकर गुस्सा आया। वो कॉल काटने ही वाली थी कि सामने से कहा गया, अगर तूने कॉल काटा ना तो मैं रात की ट्रेन पकड़कर एवंस फैमिली के घर आ जाऊंगी। क्रिस्टल को कुछ समझ नहीं आया। फिर सामने वाली ने ताना मारा, हाँ, अब तो तू अमीर घर की लड़की बन गई है ना? अपनी फैमिली को भूल गई है? सोचती होगी कि सरनेम बदल लिया तो हाई फैमिली से कोई लेना देना नहीं रहा। क्रिस्टल ने अपनी पलकों को नीचे झुकाया, उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। फोन के उस पार कोई और नहीं, उसकी नानी डेबी रॉबर्टसन थी। क्रिस्टल को अफसोस हुआ कि उसने अब तक अपना नंबर नहीं बदला। क्रिस्टल ने धीमे से पूछा, क्या काम है आपको? डेबी बोली, तेरे पापा की टांगें फिर से दर्द कर रही हैं, इलाज करवाने के लिए पैसे भेज। उसने तुझे कभी बुरा नहीं माना, हमेशा अपनी बेटी की तरह रखा। अगर तू अपने बाप की भी फिक्र नहीं करती तो तू बहुत ही बेगैरत निकली। चैप्टर 52 हिंदी अनुवाद। डान हाय एक ईमानदार और नेक इंसान था। उसने हमेशा क्रिस्टल के साथ अच्छा व्यवहार किया। भले ही उसे पता था कि क्रिस्टल उसकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है, लेकिन उसका व्यवहार कभी नहीं बदला। बस वो बहुत कमजोर था, न अपनी माँ डेबी का विरोध कर सकता था, न अपनी वाइफ मिया का। ज्यादातर वक्त वो क्रिस्टल की कोई हेल्प नहीं कर पाता था, बस एक बेकसूर बच्ची को चुपचाप सताए जाते देखता रहता। क्रिस्टल ने काम आवाज में कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप भी जानती हैं कि एवंस फैमिली ने मुझे सिर्फ एक मरे हुए इंसान से शादी कराने के लिए वापस बुलाया था। ऐसे में वो मुझे पैसे क्यों देंगे? डेबी ने घिनौनी हंसी के साथ कहा, तू एवंस फैमिली की असली बेटी है, मुझे यकीन नहीं कि तू पैसे नहीं ला सकती।
तू तो बस इस लग्जरी लाइफ का मजा लेना चाहती है और अपने गरीब रिश्तेदारों की मदद नहीं करना चाहती। भले ही तू हाई फैमिली की औलाद नहीं है, लेकिन हमने तुझे 19 साल पाला है। इतनी बेगैरत कैसे हो सकती है? क्रिस्टल पेड़ के नीचे बैठ गई और आसमान के तारों को देखने लगी। जब एवंस फैमिली मुझे लेने आई थी, तब उन्होंने आपको $15,000 दिए थे। मुझे सब पता है, डेबी ने झुंझलाकर कहा। $15,000 से क्या होता है? मैंने वो सारे पैसे जमा कर रखे हैं फ्यूचर में घर खरीदने के लिए, और फिर वो पैसे तो तेरे खाने पीने और परवरिश के बदले मिले थे। तेरे भाई के लिए भी कुछ करना चाहिए ना? असल में 4 साल पहले जब एवंस फैमिली को पता चला था कि क्रिस्टल ही उनकी असली बेटी है, उन्होंने हाई परिवार को काफ़ी पैसे दिए थे ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो जाए। तभी से डेबी को पैसों का लालच लग गया था। उसे लगने लगा था कि जब तक क्रिस्टल जिंदा है, वो उसके लिए एक कैश काउ की तरह है। आखिरकार क्रिस्टल ने हाई परिवार में ही तो बचपन बिताया था। क्रिस्टल ने ठंडी आवाज में कहा, तो फिर डोरा के पास जाओ, उसके पास पैसे हैं। डेबी कुछ कहने ही वाली थी कि मिया कॉलिंस बीच में बोल पड़ी, नहीं, वो एक अमीर घर की लड़की है, हम उससे पैसे कैसे मांग सकते हैं? कभी कभी क्रिस्टल को ये रिश्ते बहुत अजीब लगते थे। उसने 19 साल मिया को माँ कहकर बुलाया था, और उस औरत ने कभी उससे प्यार नहीं किया। दूसरी तरफ मिया ने डोरा को कभी देखा भी नहीं था, फिर भी उसका हर हाल में बचाव करती थी। क्रिस्टल ने दोबारा कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर चाहिए तो डोरा से मांगो। आखिर वो हाई फैमिली की असली बेटी है। पापा को जो भी प्रॉब्लम हो, अब वही देखे। ये कहकर क्रिस्टल ने कॉल काट दिया और नंबर को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। फोन करते ही डेबी गुस्से से पागल हो गई। देखा, यही है वो लड़की जिसे तुमने 19 साल पाला है। कितनी बेगैरत निकली, काश मैं इसे पैदा होते ही मार देती। लड़कियों को पालना सिर्फ पैसों की बर्बादी है। तुम ही थे जो इसे रोकना चाहते थे, अब देखो क्या हुआ। क्या अब वो तुम्हारी परवाह करती है? दान चुपचाप सिगरेट का एक लंबा कश लेकर बोला, माँ, ये बस मौसम बदलने की वजह से पेन हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। डेबी और भी गुस्से में आकर बोली, अब भी उसकी तरफदारी कर रहे हो? क्या वो तुम्हारी असली बेटी है? नहीं ना, फिर भी तुम उसे बचाते रहते हो। कैसे तुम मेरे बेटे हो सकते हो? दान ने सिर झुका लिया और चुप हो गया। मिया ने बात संभालने की कोशिश की, माँ, आप तो जानती हैं कि दान हमेशा से ऐसा ही रहा है। अब क्रिस्टल ने पैसे देने से मना कर दिया है, हम अब क्या करें? उसे कुछ दिन पहले ऑर्डर किए हुए कपड़े याद आए जिनके पैसे उसने अभी तक नहीं दिए थे। क्रिस्टल अगर पैसे न दे तो क्या उसे वो कपड़े वापस करने पड़ेंगे? मिया ने आंखें घुमाई और धीरे से कहा, माँ, अगर आपने पैसे नहीं चुकाए तो जिन लोगों से आपने उधार लिया है वो घर आकर वसूली करेंगे। डेबी का चेहरा डर से बदल गया। वो तुरंत खड़ी हो गई और बोली, उसने मेरी कॉल नहीं उठाई, अब मैं खुद सिटी जाऊंगी उसे ढूंढने। चैप्टर 53। क्रिस्टल पेड़ के नीचे बैठी हुई सूखे पत्तों को देख रही थी और गहरी सांस ले रही थी। लोगों की इच्छाएं सच में कभी खत्म नहीं होती। जब वो सिर्फ 15 साल की थी, तभी उसकी दादी डेबी को पता चल गया था कि क्रिस्टल एवंस फैमिली की बेटी है। उस औरत ने तुरंत क्रिस्टल को वापस भेजने की ठानी ताकि इस मौके का फायदा उठाकर पैसे कमा सके। उसे लगा था कि अगर अब कुछ नहीं मिला तो बाद में भी जाकर कुछ पैसा मांग ही लेगी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एवंस फैमिली को क्रिस्टल को अपनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। डेबी इस बात से इतनी गुस्से में थी कि उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसने क्रिस्टल को निकम्मी और बेकार लड़की कहकर खूब खरी खोटी सुनाई, फिर भी पैसे ऐंठने के लिए हर कोशिश की। आखिरकार उसने क्रिस्टल के लिविंग एक्सपेंसेस के नाम पर एक बड़ी रकम हड़प ली। क्रिस्टल को उस पैसे में से 1 रुपया भी नहीं मिला, लेकिन डेबी और मिया की लालच लगातार बढ़ती गई। अब तो वो अलग अलग बहानों से एवंस फैमिली से और भी ज्यादा पैसे मांगती रहीं। वो दोनों क्रिस्टल से ऐसे चिपकी थीं जैसे खून चूसने वाली जोंक। जब तक खून मिलता रहे तब तक उसे छोड़ेगी नहीं। मैंने दूर से देखा तो लगा जैसे कोई मशरूम उग आया हो। काले लेदर शूज क्रिस्टल के सामने आकर रुक गए। गर्मियों की रात की ठंडी हवा में वो मर्दाना मुस्कान गूंज उठी। एक मजबूत और साफ सुथरी उंगलियों वाला हाथ क्रिस्टल के सिर पर आया। किसी ने तुझे सताया क्या? क्रिस्टल ने ऊपर देखा, सामने हैरल्ड खड़ा था। उसने एक हल्की गोल गले वाली निटेड शर्ट पहनी थी, चौड़े कंधे, लंबी टांगे। वो सामने खड़ा था और उसकी ऊंचाई की वजह से पूरा चांदनी का उजाला भी रुक गया। क्रिस्टल ने पलकें झपकाईं। मुझे किसी ने नहीं सताया। हैरल्ड ने उसकी ठुड्डी उठाई और कहा, अगर किसी ने नहीं सताया तो फिर चेहरा ऐसा क्यों बना रखा है?
जो तुझे देखेगा वो तो यही सोचेगा कि मास्टर वाइट तुझे मारते हैं। क्रिस्टल की आंखों में मुस्कान आ गई। हालांकि मैंने कॉरी की हालत नहीं देखी, लेकिन मुझे यकीन है जब आप किसी को मारते हैं तो बहुत ही खतरनाक होते हैं। हैरोल्ड ने सिर हिलाया। हाँ, थोड़ा बहुत तो होता हूँ। उसने क्रिस्टल की ओर हाथ बढ़ाया। यहाँ बैठने में कंफर्टेबल नहीं लग रहा होगा। चलो उठो। क्रिस्टल ने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। हैरोल्ड ने उसका नाजुक हाथ थामकर उसे उठाया, लेकिन उसने हाथ छोड़ा नहीं। वो दोनों विला की ओर हाथों में हाथ डाले चलने लगे। अब पेट ठीक है? हैरोल्ड ने पूछा। ठीक है, क्रिस्टल ने जवाब दिया, लेकिन उसके अंदर अब भी गुस्सा भरा था। विला के अंदर जाकर क्रिस्टल ने अपने जूते बदले। तभी हैरोल्ड ने पीछे से कहा, रुको। क्रिस्टल रुक गई। हाँ। हैरोल्ड ने डोर लॉक के पास कुछ टैप किया। आओ, तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स रजिस्टर करने हैं। क्रिस्टल पास आई और अपने 5 नाजुक उंगलियां आगे बढ़ाईं। कौन सी उंगली? हैरोल्ड ने उसका इंडेक्स फिंगर पकड़ा। यह वाली। क्रिस्टल ने अपनी उंगली टच स्क्रीन पर रख दी। हैरोल्ड ने कहा, मैंने लूक से कह दिया है, तुम्हारी आइडेंटिटी गेट पर रजिस्टर हो चुकी है। अगली बार जब भी आओगी कोई नहीं रोकेगा। इसके बाद वो अंदर चला गया। क्रिस्टल भी उसके पीछे पीछे चलने लगी, जैसे कोई नन्ही सी पूंछ हो। तो अब मैं जब चाहूं तुम्हारे घर में आ सकती हूँ? क्रिस्टल ने पूछा। हैरोल्ड अचानक रुक गया और उसकी ओर मुड़कर बोला, ये घर अब तुम्हारा भी है। क्रिस्टल कुछ पल के लिए स्टन रह गई, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। वो हैरोल्ड के सीने से लग गई। सच में, क्रिस्टल का जन्म सनशाइन विलेज में हुआ था और सिटी ए में एवंस फैमिली का घर भी था, लेकिन इन दोनों में से कोई भी जगह उसके लिए सच में घर जैसी नहीं थी। इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो? हैरोल्ड ने उसकी कमर पकड़कर पूछा। वो नीचे झुककर उस लड़की के चेहरे को देखने लगा, खुशी से लाल हुए गाल, डिंपल वाली मुस्कान और वो चेहरा जो किसी का भी दिल चुरा सकता था। वो मुस्कान फूल की तरह खिली हुई थी। इतनी खूबसूरत की नज़रें हटाना मुश्किल हो जाए। हैरोल्ड ने पलकों को झुकाते हुए कहा, ये विला मुझे मेरे सीनियर्स से ट्रांसफ़र में मिला है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन अगर तुम्हें पसंद है तो इसे मैं तुम्हारे नाम करवा दूंगा। क्रिस्टल हैरान रह गई। तुम ये मुझे देना चाहते हो? हैरोल्ड ने उसकी गालों को हल्के से पिंच किया। नहीं पसंद आया तो चलो लूक से कहता हूँ, पूरी रियल एस्टेट लिस्टिंग मंगाए, जो भी पसंद हो चुन लो। क्रिस्टल कुछ बोल ही नहीं पाई। जब आप रिच लोग किसी को गिफ्ट देते हो तो क्या हमेशा विला ही देते हो? चैप्टर 54। कभी कभी हम गहने भी गिफ्ट करते हैं। तुम्हें शाइनी स्टोन्स पसंद हैं? तिजोरी में बहुत सारे हैं। अगर पसंद आए तो कोई भी चुन लो, हैरोल्ड ने कहा। क्रिस्टल, जो अब तक इस तरह की लग्जरी चीजें कभी देखी भी नहीं थी, थोड़ी देर के लिए हैरान रह गई, लेकिन फिर दर्द के साथ मना कर दिया। मुझे तुम्हारा घर नहीं चाहिए। अगर तुम मुझे यहाँ रहने दोगे बस उतना ही बहुत है। उसे पता था, अगर डेबी या मिया को ये पता चल गया कि उसके नाम एक सुपर लग्जूरियस विला है तो वो रोज यहाँ आकर ड्रामा करेगी। हैरोल्ड थोड़े कंफ्यूज्ड हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि क्रिस्टल मना कर देगी। तभी क्रिस्टल अपने स्लिपर्स की आवाज़ करते हुए ऊपर चली गई। मास्टर वाइट, मैं आज रात कहाँ सोऊंगी? हैरोल्ड ने एक हाथ जेब में डाला और सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। उन्होंने एक कमरा खोला और बोले, यहाँ। क्रिस्टल ने अंदर झांका। एक बड़ा सा बेड जिस पर ब्लैक बेडिंग्स थी, एक ग्लास डोर वाला वॉक इन क्लोजेट, एक छोटा सा सोफा और एक टेरेस। सोफा पर हैरोल्ड की जैकेट रखी थी। क्रिस्टल ने संकोच में पूछा, मास्टर वाइट, क्या ये आपका रूम नहीं है? हूँ। हैरोल्ड कमरे में चले गए। मैंने आज तक किसी को यहाँ नहीं बुलाया, तो गेस्ट रूम है ही नहीं। क्रिस्टल दरवाजे के फ्रेम से टेक लगाकर खड़ी रही, अंदर नहीं गई। तो फिर मैं सोफा पर सो जाऊंगी। हैरोल्ड बेड के पास खड़े होकर एक्सप्रेशनलेस चेहरे से बोले, मैं तुम्हें खा जाऊंगा क्या? क्रिस्टल ने सिर हिलाया। तो फिर आओ इधर। क्रिस्टल धीरे धीरे उनके पास आई। हैरोल्ड ने उसकी कलाई पकड़कर उसे सीधे बेड पर खींच लिया। अब उनके बीच की दूरी इतनी कम थी कि दोनों एक दूसरे की सांसों की आवाज़ तक सुन सकते थे। क्रिस्टल ने ऊपर देखा। वो हैरोल्ड की लंबी और घनी आईलैशेस तक गिन सकती थी। उनकी बाईं आंख के कोने पर एक छोटा सा तिल था, जो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। क्रिस्टल पूरे शरीर से जड़ हो गई थी, जैसे कोई खरगोश भेड़िए के सामने आ गया हो, डर से कांपती हुई। मास्टर वाइट, आप ये क्या कर रहे हैं? हैरोल्ड ने धीरे से उसके बाल कान के पीछे सरकाए और पूछा। आज तुमने मेरी तस्वीर को गोद में लेकर शादी की रस्म पूरी की थी, है ना? क्रिस्टल ने ईमानदारी से सिर हिलाया। वो सच में पूरी सेरेमनी तो नहीं कर पाई थी, लेकिन सिर्फ तस्वीर को किस करके भी शादी पूरी नहीं हो जाती।
हैरल्ड ने थोड़ा झुककर कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, तो फिर आज हमारी वेडिंग नाइट है। तुम क्या सोचती हो मैं क्या करने वाला हूँ? क्रिस्टल बिल्कुल शॉक में थी। उसके गोरे गाल पहले से ही लाल हो चुके थे, लेकिन हैरल्ड ने और भी ज्यादा टीजिंग अंदाज में धीरे से उसके कान के पास विस्पर किया, लड़की तुम अपने कपड़े खुद उतारो या फिर मैं मदद करूं? क्रिस्टल के शरीर में जैसे कट दौड़ गया। अगर वो कोई बिल्ली होती तो उसके सारे बाल खड़े हो गए होते। उसके कान सुन्न पड़ गए थे और दिल जैसे रुकने लगा था। मास्टर वाइट, मुझे लगता है ठंड लगती है कपड़े उतारने से। हैरल्ड जोर से हंस पड़े। तो मतलब तुम्हें कपड़े पहनकर ही रहना पसंद है? अब क्रिस्टल की आंखों में आंसू भर आए थे। हैरल्ड जो हमेशा सीरियस लगते थे, अब बेड पर आते ही इतने बातूनी क्यों हो गए थे? हैरल्ड उठे और क्रिस्टल की कमर में हाथ डालकर उसे गोद में उठा लिया, जैसे कोई बच्ची को उठाता है। क्रिस्टल लगभग उनके मजबूत हाथों पर बैठी थी, पूरी तरह स्टन्ड। हे, मैं तो अभी बच्ची हूँ। हैरल्ड ने बाथरूम की लाइट ऑन की और क्रिस्टल को वॉश बेसिन के पास बैठा दिया। एक हाथ दीवार पर रखकर उसकी आंखों में देखते हुए बोले, तो क्या बच्ची होने से नहाने की जरूरत नहीं होती? क्रिस्टल कुछ समझ ही नहीं पाई। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी गंदी बिल्ली हो। क्रिस्टल चुप हो गई। जवाब नहीं था। उसने अपनी शर्ट का किनारा पकड़ा और धीरे से पूछा, शावर लेना है? हम दोनों साथ में नहाएंगे क्या? हैरल्ड ने अपनी तीखी केनाइन टीथ पर टंग फेरा और जोर से हंसे। मैंने सोचा नहीं था कि साथ में शावर करने का मौका भी मिलेगा, पर ये सच है, आजकल के बच्चे बहुत कुछ जानते हैं। क्रिस्टल ने पलकें झपकाई और अब सच में रोने का मन कर रहा था। चैप्टर 55। ठीक है, हैरल्ड ने क्रिस्टल के गाल को हल्के से खींचते हुए कहा, हमारी वेडिंग नाइट फिर किसी और दिन मना लेंगे। पहले शावर कर लेते हैं। इसके बाद वो सीधे खड़े हुए, वार्डरोब से एक टी शर्ट निकाली और क्रिस्टल की बाहों में रख दी। उन्होंने उसकी छोटी कदकाठी की ओर देखा और बोले, लगता है तुम्हारे लिए ये नाइट गाउन की तरह होगी। क्रिस्टल को लगा जैसे उसकी हाइट का मजाक उड़ाया गया हो। असल में वो छोटी नहीं थी, हैरल्ड ही ज्यादा लंबे थे। क्रिस्टल की गुस्से भरी नज़र के बीच हैरल्ड ने पूछा, तुम्हें इन चीज़ों का इस्तेमाल करना आता है? क्रिस्टल ने एक नज़र डाली और ईमानदारी से सिर हिला दिया, नहीं। हैरल्ड ने उसे उठा लिया और शावर तक ले गए, उसे हॉट वाटर इस्तेमाल करना सिखाने के लिए। जैसे ही क्रिस्टल को समझ में आया कि कैसे इस्तेमाल करना है, उसने हैरल्ड को बाहर धक्का दे दिया। हैरल्ड बाथरूम से बाहर आए और टेरेस से बाहर रात का नज़ारा देखने लगे। उनके मन में एक ही बात थी, क्रिस्टल को रखना बिल्ली पालने से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्रिस्टल ने शावर तो ले लिया, लेकिन उसके पास क्लीन अंडरवेयर नहीं थी। तो उसने वो बात टाल दी, लेकिन बिना अंडरवेयर के वो खुद को बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। आखिरकार उसने अपने आप को एक बड़े मोटे टॉवल में लपेट लिया। हैरल्ड टेरेस पर किसी से कॉल पर बात कर रहे थे। अचानक उन्होंने मुड़कर देखा और एक सफ़ेद लोई सी चीज़ बाथरूम से बाहर निकल रही थी। हैरल्ड ने तुरंत कॉल रोक दी। दूसरी तरफ वाला इंसान घबरा गया, उसे लगा किसी शैतान को नाराज़ कर दिया। मास्टर वाइट, हैरल्ड बोले, बाकी की बातें तुम लूक से डिस्कस कर लेना, यहाँ मुझे कुछ ज़रूरी काम है। वो इंसान हैरल्ड की प्राइवेट लाइफ में दखल देने की हिम्मत नहीं कर सका। यस सर। हैरल्ड ने फ़ोन काटा और क्रिस्टल से पूछा, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? मैं ठीक हूँ। क्रिस्टल ने अपने गीले बालों को पीछे किया। शावर के बाद उसकी स्किन में एक हल्की चमक थी, चेहरा और भी सुंदर लग रहा था। उसकी आंखें काली और साफ थीं, होंठ नर्म और इनवाइटिंग। हैरल्ड हमेशा से मानते थे कि उन्होंने क्रिस्टल के चेहरे को सही डिस्क्राइब किया था, ऐसा चेहरा जिसे कोई भी मर्द नज़रअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन क्रिस्टल को इस सब से कोई मतलब नहीं था। वो भाग कर आई और बोली, मास्टर वाइट, हेयर ड्रायर कहाँ है? हैरल्ड ने ड्रॉअर से एक हेयर ड्रायर निकाला। क्रिस्टल जैसे ही लेने लगी, वो बोले, बैठो। ओह, क्रिस्टल ज़्यादातर समय बहुत ओबीडियंट रहती थी। वो बाथरूम की छोटी सी स्टूल पर बैठ गई। हैरल्ड ने हेयर ड्रायर चालू किया और धीरे धीरे उसके बाल सुखाने लगे। क्रिस्टल ने पहले कभी इस तरह का केयर नहीं पाया था। उसकी आंखें आराम से बंद हो गईं और वो सोचने लगी, अगर हैरल्ड मेरे असली पापा होते तो मैं उनके लास्ट मोमेंट पर उनका ऑक्सीजन ट्यूब नहीं निकालती। हैरल्ड को नहीं पता था कि क्रिस्टल के दिमाग में कैसी कैलकुलेशंस चल रही थी। हेयर ड्रायर सॉफ्टली चल रहा था, बाल जल्दी सूख गए। हैरल्ड ने बालों के सिरे को छूकर देखा और फिर कोम से हल्के से कंघी करने लगे। क्रिस्टल के बाल लंबे थे, लेकिन बहुत सॉफ्ट और स्ट्रेट थे, सूखने के बाद भी एकदम सलीके में।
उसके फोरहेड पर गिरती बैंग्स के पीछे से उसका चेहरा बिल्कुल किसी पोर्सिलेन डॉल की तरह लग रहा था, सुंदर, कोमल, नाजुक। हैरल्ड को याद आया, पिछली बार न्यू ईयर पर कुछ छोटी लड़कियां अपने दादा दादी से मिलने आई थीं। वो साथ में सुंदर गुड़िया भी लाई थीं। हैरल्ड ने तब उनकी तरफ एक बार देखा था और कभी समझ नहीं पाए थे कि लोग गुड़ियों से खेलना क्यों पसंद करते हैं। लेकिन इस पल में वो खुद उस फीलिंग को महसूस कर पा रहे थे। क्रिस्टल ने बहुत पोलाइटली कहा, थैंक यू मास्टर वाइट। हैरल्ड ने चिढ़ाया, बस इतना ही थैंक यू कहकर काम चलाओगी? क्रिस्टल थोड़ी देर हिचकी, फिर टिप्टो पर खड़े होकर हैरल्ड के कंधे पर हाथ रखा और उसके गाल पर हल्का सा किस किया। फुसफुसाई, थैंक यू सो मच। वो हल्की सी गर्म सॉफ्ट टच हैरल्ड के गाल पर आया और फिर गायब हो गया। हैरल्ड ने आंखें थोड़ी सिकोड़ते हुए कहा, फिर भी मुझे लग रहा है कि मैंने घाटा खा लिया है। क्रिस्टल दुखी हो गई, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। तो आप मुझे वापस किस कर सकते हैं? हैरल्ड ने उसके गाल की ओर देखा, जो इतना सॉफ्ट लग रहा था जैसे हल्का सा दबाव। तो दूध निकल आए। वो झुके और उसके गाल को हल्के से काट लिया। अब थोड़ा बहुत नुकसान तो पूरा हो गया। चैप्टर 56। हैरल्ड ने जरा भी जोर नहीं लगाया था, इसलिए क्रिस्टल को कोई दर्द नहीं हुआ। पर वो एकदम हक्का बक्का रह गई, हैरानी से हैरल्ड को देखती रही। हैरल्ड ने आईब्राव उठाकर पूछा, क्या हुआ? क्रिस्टल ने अपने गाल पर पड़े दांत के निशान को छूते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें ना काटा, ना ही चाटा। ओह, तो क्यों ना तुम भी मुझे काट लो? क्रिस्टल को लगा, ये सल्यूशन भी उसके लिए घाटे का सौदा ही है। काटना है कि नहीं? हैरल्ड ने टाइम देखा, ऑलरेडी 11 बज चुके हैं। क्रिस्टल ने उदासी से सिर झुका लिया। छोड़ो, मैं दिल की बड़ी हूँ, मैं झगड़ा नहीं करूंगी। हैरल्ड मुस्कुराए, तो चलो सोते हैं। क्रिस्टल ने बेड की तरफ देखा और घबराकर बोली, क्या मैं नीचे वाले सोफा पर सो सकती हूँ? बिल्कुल। क्रिस्टल के चेहरे पर थोड़ी राहत आई ही थी कि हैरल्ड ने ठंडे स्वर में जोर दिया, लेकिन अगर तुम इस दरवाजे से बाहर गई तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। क्रिस्टल को अपने पैर की पिंडली में एक अजीब सी झंझनाहट महसूस हुई। धीरे धीरे वो बेड पर चढ़ी, ब्लैंकेट उठाया, लेटी और आंखें बंद करते हुए बोली, गुड नाइट मास्टर वाइट। हैरल्ड ने उसकी हर हरकत को नोट किया और फिर उसके पास लेट गए। किसी और इंसान की प्रेजेंस से क्रिस्टल को थोड़ी असहजता महसूस हुई। वो धीरे धीरे बेड के किनारे की तरफ सरकने लगी। उन दोनों के शरीर से एक जैसी शावर जेल की हल्की सिट्रस खुशबू आ रही थी, जो हवा में घुलकर उन्हें किसी इंटीमेट कपल जैसा एहसास दे रही थी। एक ही ब्लैंकेट में लेटने का सबसे बड़ा नुकसान ये था कि क्रिस्टल को हैरल्ड की बॉडी की गर्मी साफ महसूस हो रही थी। हैरल्ड का बॉडी टेम्परेचर आम लोगों से ज्यादा था और यही गर्मी क्रिस्टल की गर्दन तक लाल कर रही थी। वो और ज्यादा किनारे की ओर खिसकने लगी। तभी हैरल्ड ने अपना लंबा बाजू बढ़ाकर उसे फिर से बेड के बीच में खींच लिया। आलसी आवाज में बोले, अगर एक बार और करवट ली तो सीधे जमीन पर गिर जाओगी। क्रिस्टल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब वो हैरल्ड की बाहों में थी, एक पतली सी चादर के नीचे। उसने ऊपर देखा, हैरल्ड का चेहरा और वो तीखी जॉलाइन जो किसी तलवार जैसी लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक नन्ही सी खरगोश किसी भेड़िए की मांद में फंस गई हो, कांप रही हो और ये न पता हो कि कब एक ही झपट्टे में निगल ली जाएगी। हैरल्ड ने पूछा, नींद नहीं आ रही? क्रिस्टल को गुस्सा आ रहा था। नींद किसकी वजह से नहीं आ रही? लेकिन वो कह नहीं सकी, बस धीरे से बुदबुदाई, हाँ। हैरल्ड कुछ पल चुप रहे, फिर अपना हाथ उठाया और धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाने लगे। उनकी हरकत थोड़ी ऑकवर्ड थी, लेकिन आवाज बेहद हल्की और नर्म। आंखें बंद करो, क्रिस्टल ने धीरे से हाँ कहा और आंखें मूंद लीं। कुछ ही देर में हैरल्ड की अनाड़ी सी हरकत ने वाकई क्रिस्टल को सुला दिया। हैरल्ड ने उसके स्टेडी ब्रीदिंग को महसूस किया और अपनी बाहों में सिमटी लड़की को देखा। जब क्रिस्टल सोती थी तो वो जागते वक्त से भी ज्यादा सीधी और मासूम लगती थी। ऐसा लगता था जैसे उसे कोई सताए तो वो बस चुपचाप आंसू बहाएगी, एक शब्द भी नहीं कहेगी। वो बहुत प्यारी लग रही थी। हैरल्ड ने अपनी उंगली से उसके लंबे आईलैशेस को छूने की कोशिश की, जिससे क्रिस्टल की पलकें कांपीं। उसने भौहें सिकुड़ी और हैरल्ड की हथेली से बचने के लिए उसके सीने में और गहराई से घुस गई। हैरल्ड ने अब उसे छेड़ना बंद कर दिया, ब्लैंकेट उसकी ठुड्डी तक खींचकर ढक दिया। फिर हैरल्ड ने खुद अपनी आंखें बंद की। उन्हें कभी भी अच्छी नींद नहीं आती थी। अक्सर वो पूरी रात बस आंखें बंद करके लेटे रहते थे, बस सुबह का इंतजार करते हुए। लेकिन आज रात
शायद उस नर्म लड़की की मीठी खुशबू की वजह से वो पहली बार चैन की नींद में चले गए। रात की खामोशी में अचानक बारिश शुरू हो गई, बिना कोई संकेत दिए। क्रिस्टल को जैसे ठंड लगने लगी। वो हैरल्ड के सीने में और ज्यादा सिमट गई। उसका गाल हैरल्ड के सीने से लग गया। वहां की गर्मी ने उसे सुकून दिया और इस एहसास ने हैरल्ड के सपने में एक नन्ही सी बिल्ली को जगा दिया, जो बार बार उसके सीने में घुसने की कोशिश कर रही थी। चैप्टर 57। एंटनी ने स्टडी रूम के दरवाजे पर दस्तक दी और फिर अंदर आया। बाहर हो रही बारिश की आवाज कमरे की खामोशी में घुल गई। इंसेंस बर्नर से उठता हल्का धुआं हवा में उड़ गया। अब बस एक धीमी सी खुशबू ही बाकी थी। डैक्सटन डेस्क के सामने बैठे थे, नाक पर चश्मा और हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स। उन्होंने सिर तक नहीं उठाया और बोले, इतनी देर हो गई है, अभी तक सोए क्यों नहीं? एंटनी ने दरवाज़ा बंद करते हुए पूछा। डैड, आप भी तो अभी तक नहीं सोए हैं, है ना? डैक्सटन ने दस्तावेज नीचे रखे और एंटनी की तरफ देखा। क्या बात है, किस लिए आए हो? एंटनी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कॉरी ने क्रिस्टल को किडनैप कर लिया है। मुझे लगता है आपको इस बारे में पहले से पता होगा। हाँ। डैक्सटन ने अपना टी कप उठाया और गर्म चाय की एक चुस्की ली। तो इसमें दिक्कत क्या है? एंटनी खुद नहीं जानता था कि वो यहाँ क्यों आया है। डैक्सटन पहले ही साफ कर चुके थे कि उन्हें क्रिस्टल से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी न जाने क्यों वो उससे जुड़ी बात पूछने आ ही गया। कॉरी जॉयस एक पागल इंसान है और उसे हैरल्ड से पुरानी दुश्मनी है। क्रिस्टल के मासूम रोते चेहरे को याद करते हुए एंटनी बोला, क्रिस्टल एवंस फैमिली की बेटी है। क्या हम वाकई उसे यूं ही अनदेखा कर देंगे? उसे डर था कि क्रिस्टल का जिक्र करते ही डैक्सटन गुस्सा हो जाएंगे। एवंस परिवार के बच्चे अपने पिता से डरते तो थे, लेकिन उनसे ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे। क्रिस्टल का नाम लेने का मतलब अक्सर उनकी मां की मौत की बातों से जुड़ जाता था। डैक्सटन शांत थे। उन्होंने बस टी कप नीचे रखा और पूछा, तुम्हारा क्या प्लान है इस मामले में? सीधा सा, हमें जॉयस फैमिली के पास जाकर क्रिस्टल को वापस लाना चाहिए। एंटनी बोला, कॉरी ने व्हाइट फैमिली की बेइज्जती की है और एवंस परिवार का भी अपमान किया है। आप? डैक्सटन ने फोल्डर बंद कर दिया और ठंडे स्वर में बोले, मैं पहले ही कह चुका हूँ, उसे व्हाइट फैमिली को सौंप दिया गया है। अब वो उनका मामला है, मुझे कोई मतलब नहीं। एंटनी के दिल में ठंड सी उतर गई। धीरे से बोला, डैड, कभी कभी मुझे लगता है क्रिस्टल के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। उसे ये हक नहीं था कि वो कब और कहाँ जन्म ले, लेकिन फिर भी उसे इतनी मुश्किलें झेलनी पड़ी। डैक्सटन ने कठोरता से कहा, सच है, उसे आज भी चुनने का हक नहीं है, लेकिन मुझे है। डैड, एंटनी लगभग चीख पड़ा, चाहे आप उसे प्यार न करें, लेकिन वो आपकी बायोलॉजिकल बेटी है। डैक्सटन ने एंटनी की तरफ देखा, मुझे याद है कि तुम्हें वो पसंद नहीं है। एंटनी कुछ कह नहीं पाया। सच में, मुझे वो पसंद नहीं, लेकिन फिर भी ये सब फेयर नहीं है। डैक्सटन ने फिर कहा, अगर तुम्हें वो पसंद नहीं, तो इतनी परवाह भी मत करो। लेकिन एंटनी कुछ और कहने ही वाला था कि तभी स्टडी का दरवाज़ा खुला और डोरा अंदर आ गई। उसे जैसे कमरे के बीच बह रही टेंशन का कोई एहसास ही नहीं था। वो मुस्कुराते हुए बोली, डैड, एंटनी, आप लोग अभी तक जाग रहे हो? मैं कुछ लेट नाइट स्नैक्स लाई हूँ, खाओगे? तभी एंटनी को एहसास हुआ कि वो तो क्रिस्टल के लिए डैक्सटन से बहस तक करने वाला था। उसने होंठ भींचे और बोला, ज़रूरत नहीं है, मैं अब सोने जा रहा हूँ। इतना कहकर वो तेज़ी से स्टडी से बाहर निकल गया। डोरा ने ट्रे नीचे रखी और उसके पीछे आवाज़ लगाई, एंटनी। फिर वो डैक्सटन की तरफ मुड़ी, डैड, मैं जाकर उसे देखती हूँ। ठीक है, डैक्सटन ने कहा। डोरा तेज़ी से एंटनी के पीछे भागी। एंटनी, रुको, वेट फॉर मी। एंटनी ने जबरदस्ती एक मुस्कान बनाई। डोरा, बहुत देर हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। डोरा ने चिंतित होकर पूछा, एंटनी, क्या हुआ है तुम्हें? सब कुछ ठीक है, फिर तुम डैड से टकरा क्यों रहे हो? तुम्हें पता है उनका गुस्सा। अगर हाउसकीपर ने मुझे ना बताया होता कि तुम दोनों के बीच कुछ टेंशन है और मैं यहाँ ना आती, तो अब तक तुम दोनों की बहस हो गई होती। एंटनी ने ठंडे चेहरे से कहा, मेरा उनसे झगड़ा करने का कोई इरादा नहीं था। चैप्टर 58। डोरा को देखते हुए एंटनी को लगा कि शायद वो सच में पागल हो गया है। क्रिस्टल ने इस शहर में नाम और पैसे के लिए वापस लौटने का फैसला किया था। अब चाहे उसके साथ कुछ भी हो, उसे खुद ही उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। और एंटनी, उसने क्रिस्टल की वजह से अपने पिता से बहस तक कर ली। अगर डोरा को पता चल जाता कि उनकी बहस की वजह क्रिस्टल थी,
तो वो जरूर राहत हो जाती। वो लड़की बहुत असुरक्षित महसूस करती थी। जब से क्रिस्टल वापस आई थी, डोरा हमेशा उलझन और डर में जी रही थी। कुछ नहीं हुआ, एंटनी ने कहा। डैड चाहते थे कि मैं कंपनी ज्वाइन करूं, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मेरा भाई पहले से वहां बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अगर मैं अभी जाऊं तो शायद सिर्फ दिक्कत ही करूंगा। डोरा ने कहा, डैड ने तुम्हारे भले के लिए ऐसा कहा था। तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म होने वाली है, तुम्हें जॉब तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, एंटनी ने कहा, मैं ठीक हूँ, अब चलता हूँ, तुम भी जल्दी सो जाओ। गुड नाइट, एंटनी। डोरा ने सिर हिलाया। एंटनी ने हाथ हिलाया और कॉरिडोर से चलता हुआ चला गया। डोरा का चेहरा तुरंत बदल गया, गुस्से और नफरत से भर गया। असल में वो काफी पहले से वहीं मौजूद थी। वो डैक्स्टन का क्रिस्टल को लेकर नजरिया जानने आई थी, लेकिन उससे पहले एंटनी वहां पहुंच गया। वो बाहर से उनकी पूरी बात सुन चुकी थी। उसे कैसे नहीं पता चलता कि एंटनी और डैक्स्टन में बहस क्यों हुई थी। क्रिस्टल, वो लड़की अभी कुछ ही दिन पहले लौटी थी, और एंटनी, जो कभी उससे नफरत करता था, अब उसी के लिए अपने पिता से लड़ने चला गया। डोरा ने अपने ब्लाउज का किनारा कसकर पकड़ लिया। मन ही मन ठंडी नजरों से सोचा, अगर वो पागल कौरी ही क्रिस्टल को तड़पाकर मार डाले तो मुझे खुद ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्रिस्टल की नींद बड़े आरामदायक और मुलायम बिस्तर पर खुली। धूप की गर्माहट चेहरे पर महसूस होती थी। उसने बिस्तर पर एक करवट ली और देखा कि हैरल्ड वहां नहीं था। वो उठी और नीचे से आती किसी भारी हलचल की आवाज सुनी। उसे चिंता हुई और उसने जल्दी में चप्पल भी नहीं पहनी। सीधा सेकंड फ्लोर की सीढ़ियों तक भाग गई। नीचे बहुत सारे लोग थे और बहुत सारी नई चीजें। हैरल्ड सोफे पर बैठा कुछ कह रहा था। उसे क्रिस्टल दिख गई। ओह, तुम उठ गई, हैरल्ड ने कहा। क्रिस्टल ने अपने बिखरे बालों के साथ सिर हिलाया। अच्छा हुआ, नीचे आओ और देखो जरा, हैरल्ड ने कहा। ओके, क्रिस्टल ने नीचे आने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि हैरल्ड को अचानक कुछ याद आया। वो झट से उठ खड़ा हुआ। रुको, क्रिस्टल वहीं खड़ी रह गई, उलझन में हैरल्ड को ऊपर आता देख रही थी। वो घर पर था, इसलिए उसने एक ढीली सी काली शर्ट पहन रखी थी। फॉर्मल कपड़ों जैसा रुखापन नहीं था, बल्कि कुछ अलग ही अट्रैक्टिव लग रहा था। हैरल्ड ने नीचे खड़ी क्रिस्टल को देखा और पूछा, तुम लोगों से ऐसे मिलने जा रही हो? अब क्रिस्टल को एहसास हुआ, वो हैरल्ड की टी शर्ट पहने थी और उसने अंडरवेयर तक नहीं पहनी थी। वो पूरी तरह से शर्मिंदा हो गई। उसके गाल सुर्ख हो गए। मैं अभी अभी उठी हूँ, मुझे याद ही नहीं रहा। हैरल्ड की नज़र उसके नर्म और मोती जैसे पैरों पर गई। तुमने चप्पल भी नहीं पहनी? नीचे आवाज आई तो लगा भूकंप आ गया है। जल्दी में थी, चप्पल भूल गई, क्रिस्टल ने सफाई दी। हैरल्ड अब बिना शब्दों के खड़ा था। वो थोड़ा झुका और क्रिस्टल की तरफ देखते हुए बोला, मैं कहता था तुम थोड़ी पगली हो, अब तो ये सच भी हो गया। क्रिस्टल नाराज हो गई, मैं बस नींद में थी। हैरल्ड ने उसके सिर पर खड़े एक उलझे बाल को खींचा। ये एंटेना है क्या इसी से तुम अपनी मदर प्लैनेट से संपर्क करती हो? क्रिस्टल ने उसे घूर कर देखा। मेरे बाल मत खींचो। और तभी उसे समझ आया, हैरल्ड ने अभी अभी उसे एलियन कहा था। उसने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, हम दोनों कार्बन बेस्ड क्रीचर्स हैं। हैरल्ड बोला, ऐसा लगता तो नहीं। अगर तुम वाकई अर्थ से होती तो तुम्हें पता होता कि इस शहर में कभी अर्थक्वेक नहीं आता। क्रिस्टल अब एकदम चुप थी। चैप्टर 59। क्रिस्टल को लगने लगा था कि अब उसे हैरल्ड से बात भी नहीं करनी चाहिए। वो जियोग्राफी में अच्छी थी, लेकिन जब वो 3-4 साल की थी तब उसने एक अर्थक्वेक का सामना किया था। जब वो आया, सब लोग घर से बाहर भाग गए और कोई भी उस छोटी बच्ची को साथ ले जाना याद नहीं रख पाया। या शायद याद रखा हो, पर हो सकता है कि वे चाहते थे कि वो उस भूकंप में मर ही जाए। शुक्र है कि वो भूकंप बहुत भयानक नहीं था, सिर्फ घर के पुराने हिस्से टूटे थे और क्रिस्टल बच गई। लेकिन उस हादसे ने उसके मन में एक साइकोलॉजिकल डर छोड़ दिया। हैरल्ड ने जब उसे चिढ़ाया तो उसके बाद वो झुककर उसे उठा लिया, जिससे क्रिस्टल नाराज हो गई। तुम क्या कर रहे हो? यहाँ फ्लोर पर सेरामिक टाइल्स हैं, ठंड नहीं लग रही तुम्हें? क्रिस्टल ने अपनी उंगलियों को सिकोड़ते हुए महसूस किया। सच में नीचे बहुत ठंडा था। हैरल्ड उसे उठाकर वापस उनके कमरे में ले गया। क्रिस्टल के जो कपड़े उसने कल रात बदले थे वो धुलकर सूख चुके थे। क्रिस्टल ने कपड़े और जूते पहने, चेहरा धोया और हैरल्ड के साथ नीचे आ गई। एमी इस इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन स्टाइलिस्ट्स में से एक थी। उसे बहुत सारी टॉप फैशन रिसोर्सेज तक पहुंच थी। कई सेलिब्रिटीज उसके हाथों के कारण और भी ज्यादा ग्लैमरस हो चुके थे। अगर कोई मशहूर एक्ट्रेस भी उसकी सर्विसेज चाहती
तो उसे 6 महीने पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती। लेकिन आज एमी सुबह सुबह ही आ गई थी और करीब 2 घंटे से नीचे इंतजार कर रही थी, बिना किसी शिकायत के। जब उसे फ़ोन आया था तो वो हैरान रह गई थी, और जब वो फ्लावर लैंड के अंदर पहुंच गई तो और भी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गई। उसे कभी नहीं लगा था कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसे जगह पर आ पाएगी। अब तो वो इस अचीवमेंट को लेकर मौत तक गर्व कर सकती थी। लेकिन इतने सालों तक इस फील्ड में रहकर उसे ये पता था कि कुछ चीज़ों के बारे में न पूछा जाए और न ज़्यादा देखा जाए। तो जब वो अपनी टीम के साथ अंदर आई तो बस शालीनता से नमस्ते कहा और अपने क्लाइंट की तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं की। तभी सीढ़ियों से स्लिपर्स की आवाज़ सुनाई दी और एमी ने एक नर्म आवाज़ सुनी, मुझे थोड़ी भूख लगी है, ब्रेकफास्ट तैयार है, टेबल पर है। हैरोल्ड ने कैजुअली कहा, चेक कर लो अभी भी गर्म है या नहीं। क्रिस्टल ने टेबल पर जाकर देखा, वहाँ पंपकिन और मिलेट की खिचड़ी थी, कुछ सैंडविचेस और सूप भी। सभी चीज़ें अब भी गर्म थीं। क्रिस्टल ने खाना खाते हुए उन चुप लोगों को देखा और पूछा, ये लोग कौन हैं? ये कपड़े बेच रहे हैं, हैरोल्ड ने जवाब दिया। सिटी की टॉप स्टाइलिस्ट टीम एकदम चुप रह गई। क्रिस्टल ने खिचड़ी का एक चम्मच लिया और कहा, आजकल लोग घर घर जाकर कपड़े बेचते हैं। हैरोल्ड ने कहा, आजकल कपड़े बेचना आसान नहीं है। सबका चेहरा देखने लायक था। ब्रेकफास्ट के बाद जाकर देखना कि तुम्हें कुछ पसंद आता है या नहीं, हैरोल्ड ने कहा, वरना लोग कहेंगे मैं तुम्हें तंग करता हूँ कि तुम्हारे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। क्रिस्टल ने होंठ से कोड़ते हुए कहा, कोई तुम्हारे बारे में बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। मुझे पता है। हैरोल्ड की रेप्यूटेशन कॉरी से भी ज़्यादा डरावनी थी। कोई भी उसके बारे में कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। हैरोल्ड ने भौहें उठाईं, तुम्हें जवाब देना आ गया है क्या? क्रिस्टल ने टिश्यू से अपना मुंह साफ किया और बोली, मैं बस सच बोल रही हूँ। अगर तुम गुस्सा हो गए तो तुम मीन हो। अच्छा किया। अब उसे पलटकर जवाब देना आ गया था। क्रिस्टल उठकर लिविंग रूम में चली गई। वहाँ कई पंक्तियों में अलग अलग स्टाइल्स के कपड़े लाइन में लगे थे, जिनमें से ज़्यादातर लग्जरी ब्रांड्स के थे। गुड मॉर्निंग मिस, एमी ने सही वक्त पर कहा। मेरा नाम एमी है। मुझे आपके पसंद का अंदाज नहीं पता, इसलिए मैंने बहुत सारे ऑप्शंस लाए हैं। देख लीजिए, अगर कुछ पसंद न आए तो और भी भेज सकते हैं। हेलो, क्रिस्टल ने जवाब दिया। मुझे तो ये सब बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। एमी को शुरुआत में लगा था कि ये लड़की बहुत बिगड़ी हुई और ज़िद्दी होगी, लेकिन क्रिस्टल इतनी पोलाइट थी कि एमी खुद को रोक नहीं पाई और उसने पहली बार उसकी तरफ नज़र उठाकर देखा। चैप्टर 60। सिर्फ एक नज़र में ही एमी को यह अफसोस हुआ कि यह लड़की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्यों नहीं आई। उसका स्वभाव या पर्सनालिटी चाहे जैसी भी हो, सिर्फ इस चेहरे की वजह से ही अनगिनत लोग उस पर दीवाने हो सकते थे, और अभी तो उसने कोई मेकअप भी नहीं लगाया था। शायद एमी के चेहरे पर सरप्राइज कुछ ज़्यादा ही साफ था, इसलिए क्रिस्टल ने अनजाने में अपना चेहरा छू लिया। क्या हुआ? कुछ नहीं। एमी ने तुरंत अपनी नज़रें हटा लीं और कहा, मिस, क्या आप कोई ड्रेस ट्राई करना चाहेंगी? पहनने पर ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा लगेगा। क्रिस्टल ने सिर हिलाया। ठीक है। एमी ने एक वाइट ड्रेस निकाली और उसे क्रिस्टल को दे दी। क्रिस्टल ने कपड़े बदले और घूमते हुए हैरोल्ड के सामने घूम गई। अच्छी लग रही है ना? क्रिस्टल तो वैसे ही नेचुरली ब्यूटीफुल थी, और ये सफ़ेद ड्रेस बिना किसी फैंसी डिज़ाइन के बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी। वो उसकी बॉडी पर परफेक्टली फिट हो रही थी, उसे एक मासूम सी प्यारी सी सफ़ेद कली जैसा लुक दे रही थी। हैरोल्ड ने नज़र उठाई और उसे देखा। नॉट बैड। एमी अंदर ही अंदर चौंक गई। सिर्फ नॉट बैड? इस दुनिया में ऐसा कौन इंसान है जिसे ये आदमी सच में कोई कॉम्प्लीमेंट देगा? क्रिस्टल के डिसअपॉइंटमेंट से बचाने के लिए एमी ने जल्दी से कहा, मुझे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। मिस, ये ग्रीन वाली भी ट्राई कर लीजिए। क्रिस्टल ने हरी ड्रेस पहनी और एमी तो उसकी तरफ देखकर ऑलमोस्ट चिल्ला ही पड़ी। वो इतने सालों से फैशन बिजनेस में थी, लेकिन पहली बार किसी लड़की को देखा जो हर स्टाइल में परफेक्ट लग रही थी। लेकिन हैरोल्ड फिर भी पिकी था। अभी तो सफ़ेद मूली लग रही थी, अब हरे पत्ते आ गए हैं। अब क्रिस्टल का मन नहीं कर रहा था कि वो और ड्रेसेस ट्राई करे। वो तो मन ही मन हैरोल्ड के मुंह पर ड्रेस फेंकना चाहती थी, लेकिन करने की हिम्मत नहीं हुई। एमी ने एक और ड्रेस उठाई ही थी कि हैरोल्ड ने कह दिया, अब और ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। उसके साइज़ के सारे कपड़े चुन लो और उसकी अलमारी में रख दो। एमी एकदम स्टन रह गई। क्या आप सच में सभी कपड़े लेना चाहते हैं? हैरोल्ड हमेशा की तरह रूखे अंदाज में बोला, कान नहीं है क्या तुम्हारे? हाँ, अभी करते हैं। एमी ने फटाफट हामी भर दी।
जब उन्होंने असिस्टेंट को कपड़े ऊपर ले जाने को कहा तो असिस्टेंट धीरे से बोली, होली मोली, सबके सब ले रहे हैं। अब समझ आया कि ये लोग फ्लावर लैंड में कैसे रहते हैं। इनके लिए ये पैसे कुछ भी नहीं हैं। एमी ने कहा। असिस्टेंट ने जिज्ञासा से पूछा, एमी, ये आदमी कौन है? उसकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग थी कि मैं तो नीचे उसके सामने देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। एमी ने कहा, तुम नहीं देख पाई और तुम्हें लगता है कि मैं देख सकती थी? अब असिस्टेंट चुप हो गई। मतलब सब डरपोक हैं। वैसे मैं भी नहीं जानती वो कौन है, एमी ने कहा। ये कॉन्फिडेंशियल है, ज्यादा सवाल मत पूछो। असिस्टेंट की आंखें फटी की फटी रह गईं। मतलब इतनी बड़ी हस्ती है? एमी ने गहराई से सिर हिलाया। वैसे भी ज्यादा बात करना गलत है। हमें बस कपड़े पहुंचाने हैं, बस। जब वो बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर गई और वॉक इन क्लोजेट खोला तो देखा कि वो अलमारी अभी तक काफ़ी खाली थी। लेकिन तभी एक वॉच कैबिनेट ने एमी का ध्यान खींचा। वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और जानकार थी, लेकिन फिर भी वो स्टन रह गई। हे भगवान, ये सारी घड़ियां दुनिया में यूनिक हैं। असिस्टेंट भी देखने आ गई। इनमें से एक भी बेच दी जाए तो सिटी सेंटर में अपार्टमेंट आ जाएगा, है ना? तुम बहुत सही सोच रखती हो, एमी ने कैजुअली 2 घड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। सिर्फ ये 2 ही हमारी पूरी स्टूडियो की कीमत की बराबरी कर सकती हैं। असिस्टेंट को जैसे सांप सूंघ गया। व्हाट द एक्चुअल FCK? हम सब इंसान हैं, फिर भी कोई इतना अमीर और हम इतने गरीब क्यों? एमी, बताओ, उस छोटी लड़की और उस बिग शॉट के बीच क्या रिश्ता है? आज जो कपड़े हम लाए हैं उनकी कीमत कम से कम 7 डिजिट है और उसने बिना झिझक सब ले लिए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।